नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लगातार बार-बार ये आवाज उठकर निकलकर सामने आ रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उनसे इतने ही ज्यादा त्रस्त है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ क्यों देते हैं? अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन से बाहर क्यों नहीं आ जाते? अगर अजीत पवार इस बात से दुखी है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ क्यों नहीं देते? अगर नीतीश कुमार इस बात से नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दावेदार घोषित नहीं कर रही है, तो फिर वो बीजेपी से अलग क्यों नहीं हो जाते? तो लगातार मैं इस बात को कहता था कि सवाल ये उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, शुरुआत कौन करे? क्योंकि शुरुआत करने की देर है और उसके बाद तमाम लोग बीजेपी के तमाम सहयोगी एकजुट होकर अलग होते हुए नजर आएंगे। किससे? भारतीय जनता पार्टी से। तो इससे जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इससे जुड़ी एक इतनी बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को आने वाले एक दशक तक कम से कम बदलने की क्षमता तो रख ही रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ये नहीं कहूंगा कि मैं 5 साल का रिकॉर्ड नहीं दूंगा। मुझे तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। उससे पहले जरा मैं हालात बता दूं। आज जो तारीख है 3 नवंबर है। 6 नवंबर को बिहार की 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। तो अभी मोटे तौर पर अगर मान लिया जाए तो लगभग 34 घंटे चुनाव प्रचार के लिए बचे हुए हैं, क्योंकि कल शाम को जो है वो बिहार में पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है वहां चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन लूप होल्स होते हैं। पहले चरण के मतदान वाले दिन भी यानी 6 नवंबर को भी आपको नेता अलग-अलग इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें से प्रधानमंत्री की जो रैली होगी उसका लाइव प्रसारण इस देश के तमाम न्यूज़ चैनलों को करना होगा। अब क्यों करना होगा? देश का मतलब जो बिहार में चलते हैं, उनको करना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे वो क्षेत्रीय चैनल हो। और क्यों करना पड़ेगा, ये मुझसे बेहतर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो नहीं करेंगे, उनके पास फ़ोन चला जाएगा। और इस बीच एसआईआर को लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, विपक्षी गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में लाखों लोग महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर चुके हैं। परमिशन मिली नहीं, अनुमति मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का इजहार कर दिया। तो अब एनडीए गठबंधन के नेताओं का मन भी डोलने लगा है और इसकी शुरुआत एनडीए गठबंधन में शामिल 2 नेताओं ने कर दी है। जी, और 2 महत्वपूर्ण राज्यों ने कर दी है। एक बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। तो ये 2 बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आखिर एनडीए गठबंधन में चल क्या रहा है। एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट की जो खबर आ रही है, उस खबर की सच्चाई क्या है और अगर ये खबर सच है तो आने वाले दिनों में किस तरह से स्थितियां बदलने जा रही है। सबसे पहले बात कर लेंगे, चूंकि बिहार की बात तो मैं लगातार कर रहा हूं, तो आज बिहार की बात जो है वो इस स्टोरी के दूसरे हिस्से में करूंगा। लेकिन आज जो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो महाराष्ट्र की करता हूं। और महाराष्ट्र में क्या निकल कर सामने आ रहा है, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी दोस्तों। और ये खबर क्या आई थी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, अजीत पवार वाली, शरद पवार वाली नहीं, अजीत पवार वाली, जिनके नेता यानी अजीत पवार महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी को लेकर खबर आई कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के 3 पूर्व विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर ने अजीत पवार की बेचैनी को बढ़ा दिया है। और पार्टी ने सोलापुर जिले में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी नेता और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने को जिले के प्रमुख नेताओं से चर्चा करने और उन्हें पार्टी में मनाने के लिए भेजा है। और ये जो पूर्व विधायक थे एनसीपी के अजीत पवार गुट के, राजन पाटिल, यशवंत माने और बबन राव सिंधे के पुत्र रंजीत सिंधे ने देवेंद्र फडणवीस से जब मुलाकात की, तो उसके बाद इस तरह की खबर निकलकर सामने आने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही गठबंधन में शामिल छोटे राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले जाहिर सी बात है,
इससे एनडीए गठबंधन में खलबली तो मचनी ही थी। उद्धव ठाकरे ने सड़क पर अपनी ताकत दिखा दी, एसआईआर के खिलाफ, वोटर चोरी के खिलाफ। राज ठाकरे भले ही वो चुनाव न जीत पा रहे हो, भले ही उनका राजनीतिक कद न बढ़ पा रहा हो, लेकिन फिर भी मुंबई की राजनीति में राज ठाकरे का सड़क पर उतरना अपने आप में इसका महत्व होता है। तो तमाम दोनों भाई का साथ आना, विपक्षी गठबंधन का एकजुट होना और सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने के बाद अब अजीत पवार के मन में भी खलबली मचने लगी। एक तरफ तो पार्टी टूट रही थी, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और दूसरी तरफ उनको उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा था। उनकी योजनाएं अटकाई जा रही थी, लटकाई जा रही थी, भटकाई जा रही थी और सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को जितना सम्मान मिल रहा था, उतना सम्मान उनको नहीं मिल रहा था। तो अजीत पवार ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अजीत पवार ने हाथ मिला लिया। किससे मिला लिया? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से। चौंकिएगा मत, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ठीक उसी तरह से उप मुख्यमंत्री है तकनीकी रूप से, जिस तरह से शिवसेना के एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। यानी शिवसेना को आप एकनाथ शिंदे का गुट कह सकते हैं, उद्धव ठाकरे का गुट कह सकते हैं। लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने एनडीए गठबंधन में शामिल शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया है। और इसी के साथ ये खबर निकलकर सामने आने लगी है कि क्या अजीत पवार अब एनडीए गठबंधन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बड़ा सवाल कि कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे जैसे राज ठाकरे से मिलकर आए थे, क्या एनडीए गठबंधन में शामिल गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को अब भारतीय जनता पार्टी से ही खतरा लग रहा है? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनडीए नेताओं में खलबली है और ये खलबली उन्हें एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने पर मजबूर कर रही है। पूरी खबर भी आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हो गया खेल। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से मिल गई अजीत पवार की एनसीपी। एकनाथ शिंदे परेशानी में तो फंस गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो गई है। और पूरी खबर जरा मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। यहाँ सत्ताधारी महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी देवेंद्र फडणवीस है, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, जिसमें एनसीपी अजीत पवार वाली और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों ही अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आ गया है। खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार की गुट वाली ने उद्धव ठाकरे के शिवसेना वाले गुट के साथ गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा कर दी है स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर। यह निर्णय रायगढ़ जिले के करजत में हुई एक अहम बैठक में लिया गया है और इस बैठक के बाद यह तय हो गया है कि जिले में आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद चुनावों में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और रायगढ़ में पिछले कुछ समय से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी है और पालक मंत्री के विवाद ने इस संघर्ष को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और फाइनली अजीत पवार ने फैसला कर लिया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ रहने की बजाय वो उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है अजीत पवार के करीबी है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जो है, और शिंदे गुट के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे के करीबी हैं भरत गोगावले के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और अब रेडिसन ब्लू होटल में एक बैठक हुई जिसमें अजीत पवार गुट के नेता मौजूद थे, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के नेता मौजूद थे और उसमें यह फैसला किया गया कि अब दोनों मिलकर लड़ेंगे और दोनों गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के उम्मीदवार हारेंगे तो वो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लेगी? तो महाराष्ट्र में एक तरह से अजीत पवार जो कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री है और जिनके सांसद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के धोखे का सबसे पहला शिकार हुए थे, उन उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया है। तो क्या इसको माना जा सकता है, सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूं तो इसको शब्द सा मत लीजिएगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की शुरुआत हो चुकी है क्या?
तो ये महाराष्ट्र की कहानी है। बिहार की कहानी और ज्यादा दिलचस्प है। जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से अब भारतीय जनता पार्टी गायब होती हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर में अब बीजेपी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी बार-बार, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, बार-बार वो एनडीए गठबंधन की सरकार की वकालत कर रहे हैं। उनके पोस्टरों में एनडीए गठबंधन की सरकार की वापसी की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर में बार-बार ये कहा जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, बिहार में नीतीश सरकार की वापसी। तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये पोस्टर वार तो चल ही रहा था। दोनों एक दूसरे पर पोस्टरों के जरिए तो हमला कर ही रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ किनारा कर लिया है। एक तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किनारा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो सीधे सीधे संदेशा देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने जो आज सुबह 7:30 बजे 3 नवंबर को 7:30 बजे पोस्टर रिलीज किया है, उसमें क्या लिखा है? 11 दिनों के बाद फिर आने वाली है नीतीश सरकार। सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो है और किसी भी नेता की फोटो नहीं है। ना नरेंद्र मोदी है, ना अमित शाह है, ना जेपी नड्डा है, ना सम्राट चौधरी है, ना विजय सिन्हा है, ना चिराग पासवान है, ना उपेंद्र कुशवाहा है, ना जीतन राम मांझी है। नीतीश कुमार की पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि 11 दिनों के बाद फिर आने वाली है नीतीश सरकार। और इसमें बाकायदा सीधे सीधे दो 25 से 30 फिर से नीतीश, धन्यवाद नीतीश सरकार, इस तरह के जो स्लग है, इस तरह के जो टाइटल है, उनको टैग किया गया है। यानी नीतीश कुमार सीधे सीधे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और सिर्फ पोस्टर वार के जरिए नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ नारों के जरिए नहीं बताया जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम से भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पटना में रोड शो हुआ था। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े कर दिए गए थे। नरेंद्र मोदी की ऊंचाई ज्यादा थी, नीतीश कुमार छोटे नजर आ रहे थे और उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल पकड़ा दिया गया था। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उसी पटना में रोड शो कर रहे थे, लेकिन इस समय उनके साथ नीतीश कुमार खड़े नहीं थे। उनके एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खड़े थे, उनके दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कोटे से उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह खड़े थे। लेकिन नीतीश कुमार का खौफ देखिए, नीतीश कुमार का डर देखिए कि मोदी के बगल में खड़े होने के बावजूद राजीव रंजन सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हाथ में लेकर ऐसे दिखाते हुए नजर आए जैसे पिछली बार नीतीश कुमार के हाथ में पकड़ा दिया गया था। नतीजा क्या हुआ था? इस बार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कमल अपने हाथ में अकेले ही लेकर चारों तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे थे। रोड शो कितना सफल हुआ, रोड शो कितना असफल हुआ, कैसे कैसे लोगों को बुलाया गया, ये तो तमाम खबर आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पढ़ ही चुके होंगे। लेकिन उससे पहले भी नीतीश कुमार ने खेला कर दिया था। नवादा में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, नीतीश कुमार उनके मंच पर नहीं थे। आरा में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, नीतीश कुमार उनके मंच पर नहीं थे। पटना में रोड शो करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे, नीतीश कुमार उनके रोड शो में शामिल नहीं थे। और जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से भी नरेंद्र मोदी गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, एनडीए सरकार की बात कर रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर जो है नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं। यानी एक कह रहा है कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, नीतीश रहे या न रहे, और उसी गठबंधन के एक सहयोगी जो बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कोई एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, हम तो नीतीश की सरकार बनाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, नहीं तो पुराना अनुभव है हमें उप मुख्यमंत्री बदलने का, यानी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को छोड़ जाएंगे, कुछ दूर पर चले जाएंगे और वहां फिर तेजस्वी यादव को फिर से उप मुख्यमंत्री बना देंगे। वैसे भी बिहार के बारे में राजनीतिक तौर पर यह कहावत कही जाती है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं। नीतीश कुमार पर पलटू राम होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि पलटे कहां हैं? वो तो जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। वो तो जिस मुख्यमंत्री आवास यानी एक अने मार्ग पर रहते थे वहीं रह रहे हैं। वो तो दरअसल उप मुख्यमंत्री की अल्टा पलटी होती रहती है।
कभी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री तो अपनी जगह रहते हैं। तो फिर से एक बार नीतीश सरकार का नारा देते हुए जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को संदेशा दे रही है कि भले ही आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करें, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से एनडीए सरकार बनाने की अपील करते हुए नजर आए, भले ही अमित शाह नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में कई तरह के किंतु परंतु लगाते हुए नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार तैयार है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना है, चाहे बीजेपी उनको बनाए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल बनाए। और इसलिए वो अपनी 101 सीटों पर, जिस पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है, भरपूर तैयारी कर रही है, पुरजोर तैयारी कर रही है, लगातार तैयारी कर रही है। और बिहार में लड़ाई जो है, जनता दल यूनाइटेड इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरना चाहती है। एनडीए गठबंधन में वो भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 पर ढकेलना चाहती है। अपने विधायकों की संख्या कम से कम किसी भी हालत में 70 से ऊपर लेकर जाना चाहती है, ताकि वो न केवल एनडीए गठबंधन में बल्कि पूरे बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में नंबर 1 की भूमिका में आ जाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आ जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को खेला करने का मौका ना मिले। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर बीजेपी 2020 की तरह इस बार, 2020 में एक सीट से चूक गई थी क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी बिहार विधानसभा में, तो उनको पता है कि अगर 2020 की तरह भाजपा ने खेला किया और इस बार अगर वो पिछली बार से कुछ सीटें ज्यादा ला पाए, यानी बिहार की विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाए, तो फिर कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि राजभवन तो अपना है, राज्यपाल तो अपने हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब केंद्र सरकार के राज्यपाल है, और राज्यपाल कैसे काम करते हैं ये नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है, और इसलिए उन्होंने चिराग पासवान को इस बार 2020 की तरह खेला करने का मौका नहीं दिया। सीटें तो ज्यादा दे दी उनको, 29 सीटें मिली, एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, लेकिन उनके पास जो 101 सीटें मिली है, जैसे ही उनको लगा कि जनता दल यूनाइटेड की मजबूत सीटें चिराग पासवान को दे दी गई है, वो अड़ गए। अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को उन्होंने भगा दिया। बाद में वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को फिर से चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार को देनी पड़ी। तो नीतीश कुमार जो जिन 101 सीटों पर लड़ रहे हैं, उन 101 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे जा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे जा रहे हैं। महिला मतदाताओं को एकजुट रखने की कोशिश करने के साथ साथ नीतीश कुमार पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित, इन सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर सके। और तब अगर भारतीय जनता पार्टी किंतु परंतु करते हुए नजर आए, चिराग पासवान के साथ मिलकर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर, जीतन राम मांझी के साथ मिलकर, तो वो बड़े आराम से ये कहते हुए कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी इसलिए स्वागत करेंगे कि बेटा अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो कम से कम उप मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस पार्टी अगर समझदार होगी तो इसलिए नीतीश कुमार का स्वागत करेगी कि बिहार में सत्ता गंवाने का मतलब, बिहार की सरकार एनडीए गठबंधन के हाथ से जाने का मतलब, बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ से जाने का मतलब होगा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का कमजोर होना, और फिर उसको गिरा पाना आसान होगा। तो कांग्रेस पार्टी भी उन्हें इसलिए स्वीकार कर लेगी। इसलिए नीतीश कुमार निश्चिंत है, इधर नहीं तो उधर बनेंगे तो वही मुख्यमंत्री। और इसलिए जनता दल यूनाइटेड का पोस्टर बार बार ये कह रहा है, फिर से नीतीश कुमार, और डेली सुबह सुबह 7 से 7:30 के बीच में ये पोस्टर रिलीज करके एक तरह से एजेंडा सेट करने की कोशिश जो है वो जनता दल यूनाइटेड करती हुई नजर आती है, नीतीश कुमार की पार्टी करती हुई नजर आती है। और यहीं से ये लग रहा है कि क्या एनडीए गठबंधन एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव देश के कई अन्य राज्यों में होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, चाहे निषाद साहब की पार्टी निषाद पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी हो, ये तमाम तीनों दल भी बीजेपी से कहीं ना कहीं खफा है। और ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ये भी हो सकता है कि अकेले अकेले लड़े, तो क्या ये एनडीए गठबंधन की टूट की शुरुआत मानी जा सकती है? क्या इसे एनडीए गठबंधन में बिखराव की शुरुआत मानी जा सकती है? महाराष्ट्र में अजीत पवार उद्धव ठाकरे से समझौता कर चुके हैं,
बिहार में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मंच से किनारा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल बेचैन और बेताब नजर आ रहे हैं और बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे और पवन कल्याण क्या करेंगे? फिर मुसीबत में फंसे हुए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? फिर भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य सहयोगी दल क्या करेंगे? बतौर दर्शक मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट करके आप जरूर बताएं कि महाराष्ट्र और बिहार की घटना के बाद क्या आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन में टूट की एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है? एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच में इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तो कनपटी और कट्टे की बात कर चुके हैं। अभी तो आज और कल 2 दिन का चुनाव प्रचार का समय बाकी है पहले चरण के मतदान के लिए। तो अगले 2 दिन में प्रधानमंत्री के मुँह से और क्या-क्या निकलने वाला है? इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते आपसे अपील करूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा और अगर आप नए दर्शक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अपने 2-4 मित्रों, दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील भी कर लीजिए और अगर आपके लिए संभव हो, तो आप हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। रोज़ाना का ₹30 से भी कम का खर्च है, यानी महीने का सिर्फ ₹89 का खर्च है, जिसमें आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को स्पेशल व्यूअर के तौर पर, स्पेशल मेंबर के तौर पर जॉइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को आप जॉइन भी कीजिए। तो इस वीडियो में उतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, अनुरोध देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद।